नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम मिश्रण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं, समझते हैं पदार्थ को। तो देखिए, वह सब कुछ जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है और जिसको ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे ही पदार्थ कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मांड में ऊर्जा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको ही क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। और विस्तृत अर्थों में यदि हम पदार्थ को या द्रव्य को परिभाषित करें तो ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, जिस पर दबाव डाला जा सकता है, ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा जिसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सकता है, उसे ही पदार्थ कहा जाता है या उसे ही द्रव्य या मैटर कहा जाता है। क्लियर? अब जो पदार्थ है इसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो जाएगा मिश्रण। राइट? शुद्ध पदार्थ क्या होता है? देखिए, पदार्थ का वह रूप जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है उसे ही प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। राइट? और शुद्ध पदार्थ को फिर तत्व और यौगिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। तत्व क्या होता है? तो तत्व शुद्ध पदार्थ का मूल रूप होता है तथा तत्व को और अन्य रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो तत्व शुद्ध पदार्थ का मूल रूप होता है और तत्व भी तीन प्रकार का होता है: धातु, अधातु और क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। धातुएं क्या होती हैं? देखिए, ऐसे तत्व, राइट, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको धातु कहा जाता है। धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुएं तन्य होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, प्रतिध्वनिक होती हैं और साथ ही साथ विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्लियर? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर अधातु। अधातु क्या होती हैं? ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको अधातु कहा जाता है। अधातुओं की भौतिक विशेषताओं में अधातुएं कई रंगों की होती हैं। राइट? अधातुएं कई रंगों की होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, आघातवर्ध नहीं होती हैं, साथ ही साथ प्रतिध्वनिक नहीं होती हैं। अर्थात यदि अधातुओं पर चोट की जाए तो वो टुकड़ों में बिखर जाएंगी, उनसे टन की आवाज नहीं आएगी और साथ ही साथ उनको पीट पीट कर चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण, अधातुएं विताप एवं विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। अब तीसरा हो जाएगा उपधातु, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसको ही उपधातु कहते हैं। सामान्य अवस्था में उपधातुएं अधातुओं की भांति व्यवहार करती हैं, अर्थात ताप एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। परंतु यदि तापमान में बढ़ोतरी की जाए या फिर अशुद्धि मिला दी जाए तो उपधातुएं धातुओं की समान कार्य करने लगती हैं। ये हमने तत्व के बारे में पढ़ा था और पिछले लेक्चर में इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। अब दूसरा क्या होता है? यौगिक। यौगिक कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में तथा रासायनिक संगठन से ही यौगिक प्राप्त होता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे यौगिक प्राप्त होता है। यौगिक दो प्रकार का होता है: कार्बनिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन मुख्य घटक होता है तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। राइट? वहीं ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन मुख्य घटक नहीं होता है तथा कार्बन हाइड्रोजन का बंध भी नहीं होता है, उनको अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर? अब हम यहां पर समझते हैं मिश्रण के बारे में, जिसको हमें इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझना है। देखिए, शुद्ध पदार्थ के जो कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ के सभी कण एक ही समान होते हैं, तो वहीं मिश्रण में जो अवयव होते हैं या घटक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और परीक्षा में जो अंतर पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिश्रण में और किसमें? यौगिक में। अब यहां से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं
यौगिक की होती है, या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिश्रण की होती है? तो यहाँ पर हम यौगिक को पढ़ेंगे, लेकिन मैं साथ साथ आपको इसको यौगिक से, राइट, तो मिश्रण को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका यौगिक से यह किस प्रकार अलग होता है इसको भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मिश्रण की क्या परिभाषा हो जाएगी? देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, या हम ये कहें कि अनिश्चित अनुपात में मिलने से ही जो अवयव प्राप्त होता है उसको ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण में जो दोनों घटक होते हैं वो रासायनिक रूप से नहीं मिलते हैं, बल्कि उनको इस तरीके से मिलाया जाता है कि रासायनिक गुण क्या होते हैं? परिवर्तित नहीं होते हैं। तो मिश्रण की परिभाषा क्या हुई समझिए, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में इस तरीके से मिलाया जाए कि दोनों घटकों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। वहीं यौगिक की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, साथ ही साथ रासायनिक रूप से जब संयोजन होता है, तो उसे यौगिक कहा जाता है। अब मिश्रण की और क्या विशेषताएं होती हैं? जब दो या दो से अधिक घटक निश्चित अनुपात में बनते हैं तो उससे नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु जब किसी भी अनुपात में बनते हैं तो यहां पर नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण नहीं होता है। और चूंकि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जिन घटकों से मिश्रण बना है वही गुण किसके होते हैं? मिश्रण के होते हैं। अर्थात मिश्रण में जो भी घटक होंगे उनके गुणधर्म भी मिश्रण में क्या होंगे? पृथक पृथक होते हैं। जबकि जो पदार्थ होता है, यौगिक में नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए यौगिक में जो भी घटक होते हैं उनसे भिन्न गुणधर्म या अलग गुणधर्म यौगिक के होते हैं, परंतु मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए जो भी गुणधर्म होते हैं वो उसके अवयव के ही होते हैं। अर्थात इसमें जो अवयव हैं उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं? पृथक पृथक रहते हैं। साथ ही साथ इसका जो संगठन है वो भी परिवर्तनशील होता है, राइट। आप जो है किसी भी, जैसे जल है तो उसमें 1 चम्मच 4 चम्मच 10 चम्मच चीनी डालकर आप घोल बना सकते हैं, मिश्रण बना सकते हैं। साथ ही साथ जो यौगिक है, यौगिक में जो भी घटक होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं और रासायनिक संयोजन होता है, इसीलिए केवल और केवल वैद्युत रसायन प्रक्रिया द्वारा ही यौगिक के घटकों को अलग किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर अनिश्चित अनुपात में होते हैं, इसीलिए भौतिक विधि द्वारा ही इनको सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक एक रासायनिक परिवर्तन है तो वहीं मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन होता है, राइट। जो मिश्रण है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है और मिश्रण भी ठोस, द्रव या गैसीय तीनों अवस्थाओं का हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर मिश्र धातु ठोस अवस्था का, राइट, तो ठोस अवस्था में मिश्रण का उदाहरण मिश्र धातु हो जाएगा। द्रव अवस्था में मिश्रण का उदाहरण चीनी, जल में चीनी का विलयन हो जाएगा, और वहीं गैसीय अवस्था में मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा वायु। क्लियर। अब जो मिश्रण है, मिश्रण भी कई प्रकार का होता है, राइट। तो मिश्रण कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला हो जाएगा होमोजीनियस, जिसको समांगी कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा असमांगी या हेट्रोजीनियस कहा जाता है। फिर जो विषमांगी है वह निलंबन एवं कोलाइड, 2 प्रकार का होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो समांगी मिश्रण होता है उसको ही दरअसल क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। तो एमसीक्यूज, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है या स्टेट लेवल के जो अदर एग्जाम्स हैं, उनमें विलयन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर समांगी मिश्रण की, राइट। तो यहाँ पर कभी कभी हमें जो है हमारा लॉजिक भी लगाना चाहिए और हमारी विजडम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी का दोनों शब्द अगर आप देखें, होमो का मतलब क्या होता है? एक समान। और यहाँ पर, राइट, होमो का मतलब क्या होता है? एक समान होता है। या हिंदी के शब्द से आप समझिए, हिंदी के शब्द में क्या लिखा है? समांगी, राइट।
समांगी, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस का सम प्लस का क्या हो जाएगा अंगी, राइट। अर्थात जिसका प्रत्येक अंग क्या हो समान हो उसको ही क्या कहा जाता है समांगी। और ये क्या है मिश्रण, राइट। तो सीधा हम कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसमें दोनों घटक इस तरीके से मिले हुए हों कि देखने पर पूरा मिश्रण एक समान प्रतीत हो, अर्थात सभी अंग कैसे हो समान हो, तो उसको ही क्या कहेंगे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, राइट। तो वेरी सिंपल, ऐसा मिश्रण, राइट, ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों घटक इस तरीके से मिले हुए हो कि देखने पर पूरा का पूरा मिश्रण एक समान प्रतीत हो या समरूप प्रतीत हो, उसको ही समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर। जो समांगी मिश्रण है इसको ही क्या कहा जाता है विलयन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जल में चीनी का विलयन या हवा हो जाएगा। अब विलयन को हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर। उसके पहले थोड़ा हम विषमांगी मिश्रण को भी समझ लेते हैं ताकि अंतर के माध्यम से आपको क्लियर हो जाए। विषमांगी, इसका भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा विषम प्लस का क्या हो जाएगा अंगी, अर्थात जिसके सभी अंग या अवयव क्या हो अलग अलग हो, राइट। तो ऐसा मिश्रण जिसमें एक घटक दूसरे घटक में इस तरीके से मिला हुआ हो कि देखने पर समरूप प्रतीत ना हो, या फिर जिसके अलग अलग भागों में घटकों का वितरण एक समान नहीं होता है, उसको ही क्या कहा जाता है विषमांग या हेट्रोजीनियस मिश्रण कहा जाता है। तो ऐसा मिश्रण जिसको देखने पर जो समरूप प्रतीत ना हो या जिसके अलग अलग भागों में अलग अलग घटकों का अलग अलग मिश्रण हो, उसको ही क्या कहा जाता है विषमांग मिश्रण कहा जाता है, राइट। और जो विषमांग मिश्रण होता है वह भी जैसे अगर हम देखें तो जल और तेल, तो द्रव का भी विषमांग मिश्रण होता है, जल और क्या हो जाएगा तेल हो जाएगा। जब जल और तेल मिलाते हैं तो उसमें दोनों घटक आपस में नहीं मिलते हैं, बल्कि दोनों की अलग अलग घनत्व के आधार पर दोनों की अलग अलग परतें हो जाती हैं। तो ऐसा मिश्रण जो देखने पर समरूप ना हो उसको विषमांग मिश्रण कहते हैं। द्रव का जो विषमांग मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा जल और तेल का मिश्रण, जल में बालू का जो घोल हो जाएगा वो विषमांग मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, और नमक एवं चीनी का मिश्रण विषमांग या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। अब जो मिश्रण है, राइट, हमने अभी देखा है कि जो समांगी मिश्रण होता है उसको ही क्या कहा जाता है विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर विलयन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। विलयन की सिंपल परिभाषा है कि विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी क्या होता है मिश्रण होता है, या हम सीधा कहें कि समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है विलयन कहलाता है, राइट। तो विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी या होमोजीनियस क्या होता है मिक्सचर होता है, और विलयन के जो कण हैं उनमें समांगिकता या समरूपता होती है, अर्थात देखने पर विलयन एक रूप या एक जो है समरूप प्रतीत होता है। और जो विलयन है यह भी तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं द्रव विलयन का, तो सोडा जल, राइट, सोडा जल में सोडा मिला देंगे तो वो सोडा जल हो जाएगा, तो सोडा जल द्रव विलयन का उदाहरण है। नींबू शरबत द्रव विलयन का उदाहरण है। ठोस विलयन क्या होता है मिश्र धातु होता है। तो वहीं जो गैसीय विलयन है वो क्या होता है वायु होता है। चलिए अब हम विलयन से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले चीज तो यह है कि विलयन में दो घटक होते हैं, राइट। तो विलयन चूंकि दो घटकों का समरूप क्या है मिश्रण होता है, तो विलयन में दो घटक होते हैं और विलयन के दो घटकों को या दो भागों को विलायक और विलेय के रूप में जाना जाता है। अब विलायक और विलेय में क्या अंतर होता है, तो सीधी सी बात है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है और दूसरे घटक को अपने में मिलाता है उसको ही क्या कहा जाता है विलायक कहा जाता है, राइट। तो विलायक की परिभाषा, राइट, विलायक प्रायः विलयन में इसकी मात्रा ज्यादा होती है और विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसको ही क्या कहते हैं विलायक कहते हैं। फिर
विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है या विलायक में मिल जाता है उसको विलेय कहते हैं, और विलेय की जो मात्रा होती है वो विलायक से कम होती है। महत्वपूर्ण, सांद्र विलयन किसे कहते हैं या तनु विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन और तनु विलयन, इनको तब परिभाषित किया जा सकता है जब हम दो विलयनों की क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें कि यहां पर 2 गिलास हैं, राइट, इसमें वाटर है, साथ ही साथ 5 ग्राम क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। दूसरा यहां पर हो जाएगा एक और अन्य गिलास हो जाएगा जिसमें भी जल है और उसमें 10 ग्राम क्या है, शुगर है, अर्थात ये शक्कर का क्या है, घोल है। अब जब दो विलयनों की तुलना की जाती है, तो जब दो विलयनों की तुलना की जाए तो तुलना के समय हम एक विलयन को सांद्र विलयन और दूसरे को तनु विलयन कह सकते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है? तो देखिए, जब दो विलयनों की तुलना की जाए तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे ही क्या कहा जाता है, सांद्र विलयन कहा जाता है। जैसे जल एवं चीनी के घोल में जिस बीकर में अधिक शुगर होगी, अर्थात ये वाला जो है क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। वैसे ही तनु विलयन को समझते हैं, तो दो विलयनों की तुलना करते समय जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, तनु विलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये जल एवं चीनी का जो विलयन है, इसमें 5 ग्राम शुगर है, इसमें 10 ग्राम शुगर है, तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये सांद्र विलयन कहलाता है, और इसमें शुगर की मात्रा या विलेय की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर? साथ ही साथ अब हम यहां पर समझते हैं संतृप्त विलयन, राइट, और असंतृप्त विलयन को भी समझते हैं। तो देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है? दरअसल विलयन में विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, और दूसरा घटक होता है विलेय जिसको विलायक में घोला जाता है। अब जो विलयन में क्या होता है कि विलयन में विलेय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है, राइट, उसी आधार पर जो है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को परिभाषित किया जा सकता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, समझिए। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें दिए गए ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप सामान्य जीवन में भी पढ़ते होंगे ना कि जब आपका पेट भर जाता है तो आप बोलते हैं ना, मैं अब संतुष्ट हो चुका हूं, अब और एक्स्ट्रा में नहीं खा सकता हूं। तो वैसे ही विलयन है, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा हो या और अतिरिक्त विलेय को नहीं घोला जा सके, उसको ही संतृप्त विलयन कहते हैं, राइट। परंतु यहां पर तापमान का फर्क प्रभाव पड़ता है। यदि तापमान को बढ़ाएं तो उससे विलेय को भी बढ़ाया जा सकता है। तो सामान्य ताप पर किसी भी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसको ही कहते हैं संतृप्त विलयन, और यदि हमें और अधिक मात्रा घोलनी है तो हमको तापमान में क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अर्थात दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे कि जब कभी भी विलयन का तापमान बढ़ाते हैं तो उससे विलयन की जो है विलेय की मात्रा को और अधिक जो है घोला जा सकता है, राइट। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि समान ताप पर भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला हो जाएगा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी सामान्य तापमान पर या दिए हुए तापमान पर विलेय की मात्रा कम होती है, उसको ही क्या कहा जाता है, असंतृप्त कहा जाता है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और अधिक विलेय को घोला जा सकता है, उसको ही असंतृप्त विलयन कहा जाता है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर विलयन से संबंधित जो जितनी भी तथ्य थी उनको हम जो है हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हमने देखा था कि विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस, राइट। तो ऐसा मिश्रण जिसको देखने पर
समरूप प्रतीत ना हो उसको ही क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, निलंबन सस्पेंशन और क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं निलंबन। सबसे पहली चीज तो निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है, राइट। तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस या द्रव के कण, राइट, जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित या बिखरे हुए होते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, राइट। तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित या डिस्पर्स्ड या फिर हम जिसको कहते हैं बिखरे हुए, तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में बिखरे हुए, परिक्षेपित या डिस्पर्स्ड होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है। क्लियर। और निलंबन में जो विलेय के कण हैं ये घुलते नहीं, अगर घुल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। जैसे नमक और जो है जल में किसका हो जाएगा, चीनी। जो जल में चीनी का मिश्रण होता है वो क्या होता है, दरअसल चीनी जल में पूरी तरीके से घुल जाती है, इसीलिए देखने पर ये पूरा का पूरा जो मिश्रण है ये एक समान या समरूप दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये समांगी मिश्रण होते हैं। परंतु यदि कण क्या हो, घुले नहीं हो, तभी तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा या निलंबन कहलाएगा, राइट। तो ये जो निलंबन होता है, निलंबन में विलेय के पदार्थ विलायक में घुलते नहीं है, बल्कि जो विलायक होता है इसकी पूरी समष्टि या उसके जो वल्क एरिया है उसमें क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, पानी में मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, निलंबन कहलाता है। क्लियर। अगला हो जाएगा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइड ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कण विलयन में घुले हुए नहीं होते हैं, परंतु देखने पर एक समान लगते हैं या पूरा का पूरा मिश्रण एक समान प्रतीत होता है, समरूप प्रतीत होता है, उसको ही क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। अर्थात कोलाइड में जो कण होते हैं उनका साइज क्या होता है, निलंबन से छोटा होता है। तो यहां पर दो चीज है, कोलाइड में जो विलायक होता है वो कभी भी विलेय में घुलता नहीं है, राइट। तो कुल मिलाकर जब विलायक में घुलता नहीं है इसीलिए तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। परंतु इसके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि जब पूरा का पूरा विषमांगी मिश्रण को देखा जाए तो वो समरूप दिखाई देता है या विलयन की जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, कोलाइड। सबसे अच्छा उदाहरण दूध। दूध में आपको वसा के कण घुले हुए दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि उनका आकार बहुत ही छोटा होता है। क्लियर। तो हम सीधी परिभाषा दे सकते हैं यहां पर कि ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के विलायक में घुलते नहीं हैं, परंतु वो इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं कि देखने पर पूरा विषमांग मिश्रण समरूप दिखाई देता है, उसे ही क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, राइट। दरअसल कोलाइड में कण घुलते नहीं है परंतु उनका आकार छोटा होता है, और इसी वजह से जब विषमांगी मिश्रण को देखते हैं तो वह समांगी या समरूप प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, राइट, जो कि कोलाइड होता है, और कोलाइड का ही एक प्रकार क्या हो जाएगा, पायस हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो कोलाइड है वह भी एरोसॉल होता है, फॉग होता है। तो यहां पर कोलाइड के भी कई उदाहरण होते हैं, राइट। जैसे फॉग हो जाएगा, फॉग भी क्या होता है, एक प्रकार का कोलाइड होता है, राइट। जैसे जब साबुन को जल में घोला जाए। फिर एरोसॉल हो जाएगा, तो जो एरोसॉल होता है यह भी क्या होता है, एक कोलाइड होता है। वैसे ही पायस, यह भी क्या होता है, एक प्रकार का कोलाइड ही होता है। तो ध्यान रखें, पायस एक कोलाइड होता है और दूध जो है ये क्या कहलाता है, पायस होता है या दूध कोलाइड होता है। वैसे क्या हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, दूधिया कांच हो जाएंगे। ये सभी कोलाइड के ही क्या होते हैं,
उदाहरण होते हैं। क्लियर? अब हमने मिश्रण को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें मिश्रण में जो जितने भी घटक होते हैं उनको कैसे अलग किया जाए, इसके लिए कई विधियां होती हैं और उन्हीं विधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम प्रत्येक विधि को पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे पाएं। तो जो घटकों का पृथक्करण है वो कई विधियों से किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण हो जाएगा। यह आ की मात्रा नहीं है, अपकेंद्रण हो जाएगा या सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। अब देखिए, अगर कभी भी किसी भी जो मिश्रण है, राइट, मिश्रण को अलग करना हो तो जो सबसे सामान्य विधि होती है वो कौन सी होती है, छानन विधि होती है, राइट। छानन विधि अर्थात एक ऐसा बर्तन होता है जिसको छलनी बोलते हैं, उसमें बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, राइट। इसमें से क्या होता है, जैसे ही हमको जो भी छानना हो, राइट, उसको जब हम रखते हैं तो जो भी क्या होंगे, बारीक कण होंगे वो इस छन्नक से क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे और बाकी के जो भी मोटे कण होंगे वो इसमें रुक जाएंगे, राइट। तो जो मिश्रण होता है, मिश्रण को अलग करने की सबसे सामान्य विधि छानन विधि होती है, जिसके माध्यम से हम मिश्रण को अलग करते हैं, राइट। चाहे आप चाय पत्ती को, राइट, जैसे जो चाय होती है, चाय में से हम चाय पत्ती को छलनी के माध्यम से क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसके बाद में आती है अपकेंद्रण विधि। तो छानन विधि से अपकेंद्रण विधि में क्या अंतर होता है, देखिए, जब हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, इसीलिए वो छलनी में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो चाय लिक्विड नीचे चली जाती है, चाय पत्ती ऊपर बच जाती है, क्योंकि कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। परंतु जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हो कि उनको छलनी से छाना ना जा सके तो फिर वहां पर अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो जब द्रव्य में मौजूद कण इतने छोटे हों कि उनको छानक पत्र के छिद्रों के द्वारा, राइट, या छन्नी के द्वारा उनको छाना ना जाए, तो जब द्रव्य में मौजूद कण इतने छोटे हों कि उनको छन्नी से ना छाना जा सके, अर्थात छानक पत्र के छिद्रों को वो पार कर जाएं, तो इन कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में जो भी मिश्रण होता है उसको तेजी से क्या होता है, घुमाया जाता है, और जैसे ही मिश्रण को घुमाया जाता है तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से हम जो है लिक्विड को या दूसरे घटक को अलग कर सकते हैं। तो सिंपल है, जब किसी मिश्रण में एक घटक के कण इतने बड़े होते हैं कि वह छानक पत्र के छिद्रों को पार कर जाए, तो उस स्थिति में पूरे मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिससे जो बड़े कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से हम दूसरे घटक को अलग कर लेते हैं, और इस विधि को ही कहते हैं अपकेंद्रण, राइट। और इस पूरी विधि को ही क्या कहा जाता है, अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। अब अपकेंद्रण विधि के हम जो है अनुप्रयोग समझते हैं। तो अपकेंद्रण विधि के माध्यम से ही, राइट, रक्त की जांच की जाती है। आपको पता होगा कि हमारे रक्त में, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, राइट, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि एक तरीके का क्या है, मिश्रण है। तो रक्त की जांच में, प्रयोगशाला में रक्त की जांच में अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दूध से क्रीम अगर हमको अलग करना हो, राइट, दूध में बसा के कण जो हैं मिले हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको तेजी से घुमाते हैं तो जो बसा के कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और हम उनको क्रीम के रूप में अलग कर लेते हैं। वैसे ही वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में भी अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा बाष्पीकरण या इवापोरेशन हो जाएगा, राइट। तो जब कभी भी जल में, राइट, जब किसी भी द्रव में कोई ठोस घटक घुला हुआ हो या ठोस के रूप में मिश्रण हो, तो जब द्रव में ठोस का मिश्रण हो तो उनके घटकों को अलग करने के लिए बाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और बाष्पीकरण की विधि से क्या होगा कि द्रव का भी बाष्पीकरण हो जाएगा और जो ठोस घटक है वह प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, समुद्री जल, राइट, समुद्री जल का जब बाष्पीकरण होता है तो उससे जल का बाष्पीकरण हो जाता है, और वहीं जो नमक होता है
वह हमको प्राप्त हो जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर अवसादन और क्या हो जाएगा, निस्सरण हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहली चीज तो ये कि अवसादन और निस्तारण जो विधि है इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ, राइट, तो किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए अवसादन एवं निस्तारण जो विधि है इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अब यदि किसी जल में कोई ऐसा पदार्थ जो कि क्या है, घुला हुआ ना हो, ये मिला हुआ है, तो यदि इसको हम थोड़ी देर तक क्या रख देंगे, शांत रख देंगे, शांत छोड़ देंगे, राइट। तो जब कभी भी द्रव में अघुलनशील घटकों को अलग करना हो तो इस मिश्रण को यदि कुछ देर तक शांत रख दें तो इससे जो अलग अलग घटक हैं वो उनकी क्या होती है, अलग अलग परत बन जाती है। और अगर हम देखें तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, अर्थात अपने घनत्व के कारण वो विभिन्न विभिन्न परतों में क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, राइट। और इस विधि के माध्यम से जब विभिन्न विभिन्न परतें क्या होती हैं, विभिन्न विभिन्न परतें बन जाती हैं, और इस विधि से फिर जो ऊपर की परत को हटा लेना ही क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर दो शब्दों को याद रखना, जब कभी भी द्रव में अघुलनशील घटकों को अलग करना हो तो उसके लिए जब हम मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं तो उससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है, राइट। और फिर ऊपर से जो द्रव है उसको अलग कर लेना निष्पातन कहलाता है, राइट, सॉरी निस्तारण कहलाता है। जैसे जल में मिट्टी को पृथक किया जाए, या जब आप पानी पीते हैं और उसमें कोई कचरा हो तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो क्या होता है, नीचे पहुंच जाता है और ऊपर से आप जल जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो जल में से अगर मिट्टी को अलग करना हो तो अवसादन एवं निस्तारण का प्रयोग किया जाता है। और भी हम यहाँ पर कुछ अनुप्रयोग देखते हैं, जैसे जल में पेट्रोल है, डीजल घुला हुआ हो, तो जल में पेट्रोल एवं डीजल को अगर हम शांत छोड़ दें तो जल और तेल दोनों की घनत्व के कारण अलग परतें बन जाएंगी, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ही जब धातु शोधन किया जाता है तो जब अयस्क को पिघलाया जाता है तो जो एक तरीके से अशुद्धियां होती हैं, स्लैग और मुख्य धातु अलग अलग हो जाती हैं, और इस तरीके से धातु शोधन से भी जो है शुद्ध धातु को हम अलग कर सकते हैं। अब अगला हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन हो जाएगा, राइट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊर्ध्वपातन को समझते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, सामान्य अवस्था में क्या होता है, देखिए सामान्य अवस्था में जब किसी भी ठोस को गर्म किया जाए तो वह किस में बदलता है, द्रव में। सीधा आप याद रखो बर्फ को जब आप गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, राइट, या पानी में। जब आप द्रव को और अधिक क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यह बदल जाएगा वाष्प में, अर्थात जल किस में बदल जाएगा, जल वाष्प में बदल जाएगा। क्लियर। तो जब ठोस को गर्म करते हैं तो वो जल में, द्रव अवस्था में, और जब द्रव अवस्था को पुनः तापमान देते हैं तो वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। परंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, राइट, वो सीधा ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, कपूर, राइट। यदि कपूर को गर्म किया जाए तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उस विधि को ही क्या कहा जाता है, या इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, राइट। तो ऊर्ध्वपातन विधि से भी जो है हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि इस विधि से उन्हीं घटकों को अलग किया जा सकता है जो ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं, अर्थात ऐसे मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव और ऊर्ध्वपातित न होने वाले अवयव मौजूद हो तो उनके पृथक्करण के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस जो है इस्तेमाल की जाती है। जैसे क्या हो जाएगा, नमक और क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होने वाला घटक है। तो जैसे ही नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सीधा गैस के रूप में अलग हो जाएगा और नमक
अलग हो जाएगा। वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, आयोडीन एवं पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट। इस तरीके से जो नमक एवं पोटेशियम क्लोराइड है इसको ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है। क्लियर। अगला हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। देखिए अब क्रोमेटोग्राफी, यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो ये है कि जब किसी विलयन में, राइट, जब किसी मिश्रण में किसी एक विलायक में अलग अलग विलेय क्या हो, मौजूद हों और उनको अलग करना हो तो कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाएगी क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो यह विधि क्या होती है, देखिए, तो क्रोमेटोग्राफी में उन विलेयों को या उन विलेय पदार्थों को अलग अलग किया जाता है जो एक समान विलेय में क्या हों, घुले हुए हों, राइट। तो जब किसी एक विलायक में अलग अलग विलेय पदार्थ जो हैं घुले हुए होते हैं तो उन विलेयों को पृथक करने के लिए ही क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डाई। अब डाई सीधी सी बात है, उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं, तो डाई में रंगों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, रक्त। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। हमारे रक्त में WBC RBC होती है। साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ ग्रहण करता है तो कई प्रकार के केमिकल्स उसके ब्लड में मौजूद होते हैं। अब ब्लड एक विलायक हो गया, उसमें कई प्रकार के रसायन क्या हो जाएंगे, अलग अलग विलेय हो जाएंगे, राइट। तो क्रोमेटोग्राफी में रक्त से जो नशीले ड्रग होते हैं, राइट, तो रक्त से नशीले ड्रग या रसायन निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में भी इस विधि का प्रयोग होता है। अब अगला हो जाएगा आसवन हो जाएगा। तो देखिए आसवन वह विधि होती है, राइट, आसवन वह विधि होती है जिसमें द्रव में, राइट, दो द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। और दरअसल जब दो द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है तो उस स्थिति में अगर उसको गर्म किया जाए तो पहले कोई एक द्रव जो है पूरी तरीके से वाष्पीकृत हो जाएगा, राइट, फिर दूसरा। इस तरीके से जो विधि उपयोग में लाई जाती है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, राइट। तो सीधी सी बात है, आसवन विधि वह विधि होती है जिसमें ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जो विघटित हुए बिना क्या होते हैं, उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतराल होता है, राइट। ध्यान रखें अधिक अंतराल, क्योंकि आगे जाकर जब हम प्रभाजी आसवन पढ़ते हैं तो उसमें अंतराल कम होता है, राइट। तो ऐसे घटक जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके क्वथनांकों में अधिक क्या होता है, अंतर होता है, उसको ही क्या कहा जाता है, आसवन कहा जाता है, राइट। और दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए एसीटोन और जल का मिश्रण। अब ये देखिए प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि रक्त में से जो नशीले ड्रग हैं वो किस विधि से निकाले जाते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी उत्तर आएगा। यदि एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करना हो तो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन को अलग करना हो तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से MCQs बनते हैं। फिर एसीटोन और जल का मिश्रण, एल्कोहल व जल का मिश्रण आसवन विधि से अलग किया जाता है और समुद्री जल का शोधन। अगला हो जाएगा प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा। तो देखिए प्रभाजी आसवन के समान ही वह विधि होती है जिसमें ऐसे घटकों का पृथक्करण होता है जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से क्या होता है, कम होता है। तो यदि द्रव में घुले हुए ऐसे घटक जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। जो क्रूड ऑयल होता है उसका प्रभाजी आसवन होता है। और क्रूड ऑयल को जैसे ही गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर प्राकृतिक गैसें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ये क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। अब अगला क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, राइट। तो क्रिस्टलीकरण को इस्तेमाल कब करते हैं, तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए, राइट, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस
विधि के द्वारा क्रिस्टल के रूप में जो है ठोस पदार्थ जो है अलग कर लिया जाता। जैसे उपयोग के तौर पर अगर हम देखें तो समुद्री जल से क्या करना है, नमक प्राप्त करना। तो समुद्री जल को, समुद्र में क्या होता है, समुद्र होता है, और सबसे पहले समुद्र में जो समुद्री जल होता है उसके आसपास क्या बना दी जाती है, बाउंड्री बना दी जाती है। अब जब बाउंड्री बन जाएगी तो सीधी सी बात है, ना तो इसका जो समुद्री जल है वो समुद्र में मिल पाएगा, ना समुद्र का जल यहाँ पर आ पाएगा। अब जैसे ही बाउंड्री बन जाती तो इसके बीच में जो समुद्री जल होता है उसका सबसे पहला क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। तो बाष्पीकरण में समुद्री जल में से क्या होगा, नमक रह जाएगा और जल का क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण हो जाएगा। परंतु अभी भी इसमें क्या होती है, कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन, राइट, तो ये जो क्रिस्टलीकरण होता है ये प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है, राइट, और इस विधि से जो शुद्ध नमक होता है वो प्राप्त होता है। वैसे ही अशुद्ध नमक, अशुद्ध जो नमूना होता है उससे भी पृथक फिट करें। तो ऐसे भी जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, नमक है, फिटकरी है, इनको अलग किया जाता है, राइट। तो इस लेक्चर में हमने मिश्रण को और मिश्रण के पृथक्करण की विधियों को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। अब यहाँ से कोई सा भी और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।